जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय सेना ने सारंग आर्टिलरी गन्स को लेने से मना कर दिया है, जिसकी वजह है कि इन तोपों में इस्तेमाल हुआ जो मेटल और पार्ट्स हैं उसकी क्वालिटी खराब पाई गई है और इन तोपों को एवेल नाम की भारतीय सरकारी कंपनी ने बनाया। सारंग प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था। इसमें पुराने 130 mm सोवियत युग को अपग्रेड करके 155 mm बटे 45 कैलिबर बनाया गया था। इस अपग्रेड से तोप की मारक क्षमता 27 किलोमीटर से बढ़कर 39 किलोमीटर होनी थी। अब तक 159 तोपें सेना को दी गई थी, लेकिन इनमें कई खराबियां निकली हैं, जिसमें कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में दिक्कतें आ रही हैं, मेटल की क्वालिटी खराब है, मजल ब्रेक यानी कि तोप का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो भी घटिया निकला। मजल ब्रेक सही नहीं होने से तोप का निशाना बिगड़ सकता है और सैनिकों की जान तक खतरे में पड़ सकती है। सेना ने साफ कहा है कि जब तक कंपनियां इन गलतियों को सुधार कर गुणवत्ता और क्वालिटी को नहीं देती, तब तक नई सारंग तोपें नहीं ली जाएंगी। इवन दोस्तों, इसके जरिए भारत का जो मेक इन इंडिया इमेज है वो भी खराब हो रहा है, देश का पैसा भी बेकार हो रहा है। खराब पार्ट से सैनिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि सेना चाहती है कि पूरी जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। दोस्तों, वहीं यूरोप की बड़ी कंपनी MBDA UK ने भारत को ऑफर दिया है कि वो DRDO के साथ मिलकर एक नई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाएगी। कि मिसाइल मिट्योर पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें भारतीय टेक्नोलॉजी शामिल की जाएगी ताकि इससे भारत के सभी फाइटर जेट्स जैसे Su-30, मिराज, MiG-29 और तेजस पर लगाया जा सके। हालांकि यहाँ पर दोस्तों, जो मिट्योर की अगर बात की जाए तो मिट्योर ये जो मिसाइल है उसे यूरोप के 6 देशों ने मिलकर बनाया है। इसमें रैमजेट इंजन, एक्टिव रडार सीकर और डेटा लिंक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा मानी जा रही है। भारत में मिट्योर मिसाइल सिर्फ राफेल, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास है, और नेवी के पास जब आएंगे उन पर लग सकती है, क्योंकि यूरोप की कंपनियां इन मिसाइलों को किसी अन्य भारतीय विमानों पर लगाने की इजाजत नहीं देंगी। इवन दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर UK और DRDO मिलकर मिट्योर बेस्ड मिसाइल बनाते हैं तो इसे भारत का हर फाइटर जेट इस्तेमाल कर पाएगा और इवन यहाँ पर भारत में लोकल प्रोडक्शन लाइन भी बन सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि MBDA की रैमजेट और सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, भारत इस ऑफर से काफी अलर्ट मोड पर है। रीजन है कि DRDO का अपना खुद का अस्त्र प्रोग्राम, अस्त्र मार्क 1 पहले से ही Su-30 MK और तेजस पर लग चुकी है। अस्त्र मार्क 2 2026 तक आ जाएगी और अस्त्र मार्क 3 जिसे गांडीव कहा जाता है, ये काफी एडवांस होगी। इसमें SFDR टेक्नोलॉजी होगी। इसकी रेंज 340 किलोमीटर से ज्यादा होगी। टाइमलाइन की बात की जाए तो अगले 5 सालों में ऑपरेशनल हो जाएगी और ये मिट्योर से ज्यादा रेंज देगी और पूरी तरीके से स्वदेशी होगी। हालांकि यहाँ पर भारत की जो सोच है वो ये है कि मिट्योर का जॉइंट वेंचर, इससे फायदा तो होगा लेकिन वक्त लगेगा और लागत भी ज्यादा होगी। और अस्त्र मार्क 3 प्रोजेक्ट पहले से आगे बढ़ चुका है। भारत को विदेशी कंपनियों के साथ पुराने अनुभव की भी सीख है दोस्तों, क्योंकि ये लोग टेक ट्रांसफर में हमेशा देरी करते हैं और फिर शर्तें लगाते हैं। और इवन यहाँ पर अस्त्र मार्क 3 मिलने से भारत के पास दुनिया की टॉप BB-RAM में से एक होगी। इसलिए भारत ने MBDA UK से कहा है कि धन्यवाद, लेकिन हमें अपनी अस्त्र मार्क 3 पर ज्यादा भरोसा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और सामने आई है Su-57E फाइटर जेट को लेकर, जो कि रशिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर Su-57 अगर भारत लेता है तो ये बात केवल खरीद तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इन फाइटर जेट्स में भारत में असेंबली और भविष्य में लोकल प्रोडक्शन की भी संभावना होगी। और अगर ये सौदा हो ही जाता है तो आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। यहाँ पर दोस्तों, रशिया ने अपने Su-57E फाइटर जेट को अब 3M22 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने लायक बना दिया है। ये मिसाइल मैक 9 की रफ्तार से उड़ सकती है। इतनी तेज गति पर कोई भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक पाएगा। ज़िरकॉन से जमीन और समुद्र दोनों पर बेहद तेज और घातक हमला किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इवन पाकिस्तान के पास अभी इस तरीके की कोई क्षमता नहीं है और चाइना भी इसे हासिल करने में पीछे है। अगर भारत यहाँ पर हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल को ऑपरेशनल कर लेता है तो ये पूरे क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ा देगी। इवन रशिया तो ये भी कह रहा है कि भैया भारत में वो Su-57E की असेंबली भी लगाएगा, जैसे कि पहले Su-30 MKI के साथ हुआ था। बाकायदा TOT भी भारत को मिलेगा। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है, Su-57E की कीमत और जो शर्त है वो F-35 जैसे वेस्टर्न फाइटर जेट्स की तुलना में काफी आसान है। साथ ही इसमें स्टेल्थ प्लस सुपर क्रूज प्लस एडवांस एविनिक्स पहले से मौजूद है। अगर भारत Su-57E प्लस ज़िरकॉन को लेता है तो ये साफ संकेत होगा कि भारत चाइना और अमेरिका दोनों को चुनौती दे सकता है। ये कदम भारत को कुछ चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास हाइपरसोनिक एयर लॉन्च हथियार है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि कीमत और डिलीवरी टाइमलाइन, भारत को ये पक्का करना होगा कि समय पर विमान मिले। भारतीय सिस्टम का इंटीग्रेशन यहाँ पर जरूरी है ताकि भारत Su-57E में अपनी अस्त्रा, रुद्रम जैसे मिसाइलों को लगा सके और खुद के एविनिक्स इसमें जोड़ सके। और प्लस AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम जो है उस पर पूरा फोकस बनाए रखना भी होगा। मतलब साफ है कि ये अगर सौदा होता है तो ये केवल विमान का सौदा नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक बढ़त भारत को देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की कंपनी डासो ने भारत को ऑफर दिया है कि अगर भारत 114 राफेल फाइटर जेट्स लेता है एमआरएफए प्रोग्राम के तहत, तो उनमें से 60% हिस्से भारत में बनाए जाएंगे। पहली नजर में तो आप सबको ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इससे गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जरूरतों के लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों भारत को 80% मेड इन इंडिया इसके हिस्से बनाने होंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ज्यादातर पुर्जे भारत में बनेंगे तो मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड्स पर विदेशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। संकट के समय भारी सप्लाई चेन रुक गई तो एयरक्राफ्ट भी बेकार हो सकता है। इवन दोस्तों इंजन, रडार, एवियोनिक्स और हथियार जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी भारत में बननी चाहिए, तभी भारत किसी जंग में बिना रोके टोके राफेल का इस्तेमाल कर पाएगा। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर असेंबली भारत में होने से फायदा कम होगा। भारत को चाहिए कि राफेल के महत्वपूर्ण तकनीक जैसे कि आईएसआरआर, M88 इंजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारत में ही बने, तभी डीआरडीओ, HAL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भविष्य में तेजस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोजेक्ट में तेजी ला पाएंगी। इवन दोस्तों 80% स्थानीय निर्माण से हजारों नौकरियां भी बनेंगी, सप्लाई चेन भी यहाँ पर तैयार होगी और भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगी। लेकिन 60% में इस सब का आधा हो जाएगा। और यहाँ पर डासो का पुराना रिकॉर्ड भी आपने देखा होगा, जो कि अच्छा नहीं रहा। 2016 में हमने इनसे 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील की थी। डासो ने ऑफसेट इन्वेस्टमेंट में 30 से 50% का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। कैग रिपोर्ट में और मीडिया खबरों के मुताबिक डासो ने ऑफसेट दायित्व तो पूरे नहीं किए, इसलिए जो इस 60% की बात कह रहा है वो कितना भरोसेमंद है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी जो सौदे में उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ग्रिपिन ई, ब्राजील ने सौदे में लोकल प्रोडक्शन, रडार और सिस्टम की को डेवलपमेंट अपने यहाँ करवाई। F-21 और F-18 की बात की जाए तो ये लोग भी भारत में लोकल असेंबली और जॉइंट प्रोडक्शन की पेशकश कर चुके हैं। अगर भारत यहाँ पर 80% पर अड़ता है तो कंपटीशन का फायदा उठाकर भारत को एक बेहतर शर्त मिल सकती है। यहाँ पर कम से कम 80% इंडियन कंटेंट की भारत को शर्त रखनी होगी। इंजन, रडार, हथियार जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत में बनने के लिए डासो को मनाना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा और पुराने ऑफसेट की जांच भी करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 80% इंडिजिनियस कंटेंट होना चाहिए, ताकि राफेल डील सिर्फ एक खरीद न रहकर भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री को बदलने वाला सौदा बन सके। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने फिलहाल 360 डिग्री वाले बड़े रोटोडोम सिस्टम को साइड में रख दिया है, जिसकी वजह नया नेत्रा मार्क 2 है, जो कि 300 डिग्री कवरेज प्रदान करेगा और ये हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। आपको मालूम होगा कि डीआरडीओ ने पहले से नेत्रा मार्क 1 बनाया था। इसकी कवरेज 240 डिग्री थी, उड़ान का टाइम जो था 5 से 6 घंटे था। काम चल रहा था लेकिन छोटा और सीमित था। लेकिन अब जो नया नेत्रा मार्क 2 होगा, इसमें 300 डिग्री कवरेज मिलेगा तीनों एंटीना से। रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। दुश्मन के स्टेल्थ जेट, ड्रोन, मिसाइल सब ट्रैक कर सकता है। उड़ान का टाइम 12 से 15 घंटे होगा और इंडियन एयरफोर्स ने इसके 6 सिस्टम के ऑर्डर दिए, जिनमें से पहला 2030 तक मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 360 डिग्री हमें क्यों नहीं चाहिए, क्यों हम 300 डिग्री पर ही अटके हुए हैं, इसका रीज़न है भारतीय वायुसेना कहती है कि 300 डिग्री अभी काफ़ी है, क्योंकि बाकी का छोटा गैप जो है वो दूसरे अवाक्स या फिर ग्राउंड रडार कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो घूमने वाला रोटोडोम है उसे बनाना भी मुश्किल है, उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस भी होती है और बजट का इशू भी है। इंडियन एयरफोर्स के पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, MRFA, तेजस मार्क 2, AMC, वहाँ पर पैसा डाला जा रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा नेत्रा मार्क 2 जो कि 2030 तक आ जाएगा, लेकिन अगर 360 डिग्री सिस्टम बनाया जाए इसको लेकर तो 10 साल ज़्यादा लग सकते हैं। यानी कि नेत्रा मार्क 2 से भारत को तेज, सस्ता और भरोसेमंद सॉल्यूशन मिलेगा। 360 सिस्टम फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन भविष्य में अगर ज़रूरत बढ़ती है तो उस पर फिर से काम शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों पहाड़ों और दुर्गम जगहों पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाना भारतीय सेना के लिए हमेशा से चैलेंज रहा है, लेकिन अब सेना के पास ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं जो कि पूरे एमुनेशन की पेटी यानी कि एमओ बॉक्स उठाकर सीधे जवानों तक पहुंचा सकते हैं। पहले जो गोला बारूद और राशन था वो खच्चर या हेलीकॉप्टर या जवानों के जरिए पहुंचाया जाता था। इनमें ज़्यादा टाइम लगता था और जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन अब ये काम ड्रोन की मदद से किया जा रहा है, जो कि काफ़ी तेज, सुरक्षित और सीधे मोर्चे तक हो रहा है। ये ड्रोन 5 से 250 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। एमुनेशन के साथ साथ खाना, दवाई, मेडिकल किट और ज़रूरी सामान भी पहुंचा सकते हैं। इसे आधुनिक स्टेबलाइजर सिस्टम और हल्की कंपोजिट सामग्री का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है, ताकि पतली हवा और तेज हवाओं में भी आसानी से उड़ सके। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने पहली बार अपनी खास मालगाड़ी चलाई है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर चली है। ये ट्रेन बीडी बारी से अनंतनाग तक गई और इसमें 753 मैट्रिक टन सर्दियों का सामान सेना की यूनिटों तक पहुंचाया गया और ये कदम सेना की सर्दियों की तैयारियों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वापसी में ट्रेन कश्मीर के सेब लेकर दिल्ली रवाना हुई। ये पहल सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने के साथ साथ कश्मीर की अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका को भी सहारा देगी। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी SSS डिफेंस ने पेश किया है अपना एक नया हथियार, जिसका नाम है रैप्टर राइफल, जो कि पूरी तरीके से भारत में बनी है। ये राइफल .300 ब्लैकआउट कैलिबर में है, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। खासियत ये है कि इसमें इनबिल्ट साइलेंसर है, यानी कि गोली चलने की आवाज़ बेहद कम होती है
दुश्मनों को पता भी नहीं चलता। हल्की कंपोजिट और मॉडुलर डिजाइन है, यानी कि शहरी युद्ध और सीक्रेट ऑपरेशन में बिल्कुल सही है। सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों तरीके के ये कारतूस चलाती है, यानी कि हर हालात में भरोसेमंद होगी। ये राइफल सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार की गई है। और सबसे बड़ी बात ये बताती है कि अब आधुनिक हथियार सिर्फ रशिया, अमेरिका और इजराइल से नहीं बल्कि कुछ हथियार सीधे सीधे भारत में भी बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ तकनीकी स्पेसिफिकेशन इसके गोपनीय रखे गए हैं, जैसे कि बैरल की लंबाई, वजन, ताकि ऑपरेशनल सुरक्षा बनी रहे। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।